आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं मक्का की खेती यानी अनाजों की रानी के बारे में। और मक्का की फसल की खेती में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं और यह जानकारी जो है पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा ही AFO यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर मेंस के लिए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और एग्रीकल्चर के ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। ग्राम सेवक है, ADO है और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, या फिर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो PSC लेवल की जो तैयारी करते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम बिल्कुल एक एक जानकारी बहुत अच्छे से समझते हैं। और आज इस मक्के की फसल के बारे में हम एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल PAT विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए हम बिना टाइम किए हुए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मक्के की फसल के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। सबसे पहले तो मक्का, इसका वैज्ञानिक नाम जियामेस है, फैमिली है ग्रेमनी और इसका उपकुल है पोएसी। गुणसूत्र की संख्या 20 होती है तो x बराबर 10 होती है। मक्के का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको और मैक्सिको पड़ता है मध्य अमेरिका में। अब मक्के में एक खास विशेषता होती है जिसे क्या बोलते हैं, प्रोटोएंड्री फसल। प्रोटोएंड्री और एक प्रोटोगायनी, ये पुष्प में दो पुष्पों में पर परागण एवं स्वपरागण से संबंधित दो क्रियाएं हैं जो पेड़ पौधों के पुष्पों में होती है और इन्हीं के कारण ही स्वपरागण और परपरागण की क्रिया संपन्न होती है। अब समझते हैं प्रोटोएंड्री क्या होता है। प्रोटोएंड्री का मतलब ये होता है कि पुष्प में दो भाग पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों। जब एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। कौन सा पुष्प कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। लेकिन जब उस उभयलिंगी पुष्प में नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है और मादा भाग बाद में होता है तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, प्रोटोएंड्री कहलाती है। यानी कि हम सीधा कह सकते हैं नर भाग का मादा भाग से पहले परिपक्व होना प्रोटोएंड्री कहलाती है। यदि ऐसी घटना कोई भी प्लांट में घटती है तो उसे प्रोटोएंड्री ही कहा जाता है। तो विशेषकर यह जो है मक्के में होती है। और मक्का C4 पौधा है जिसमें कार्बन की संख्या 4 होती है। मक्का का पौधा कल्ले नहीं बनाता है, इसलिए नॉन टिलर प्लांट कहलाता है। हालांकि जो है मक्के के पौधे, कल्ले का मतलब क्या होता है, एक ही बीज से बहुत सारे पौधों का तैयार होना। तो ऐसा गेहूं में होता है, धान में होता है और भी फसलों में होता है, लेकिन मक्के में केवल एक बीज से एक ही प्लांट हमें देखने को मिलता है। अनाजों में सबसे अधिक उत्पादन क्षमता के कारण इसे अद्भुत फसल यानी मेरिकल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है JRF में एक बार प्रश्न आ चुका है। मक्का को अनाजों की रानी, क्वीन ऑफ सेरल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि किंग ऑफ सेरल मिलेट्स किसे कहा जाता है। हालांकि हर क्लास में हम एक एक जो भी फसल से संबंधित बिंदु है बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमेशा जो है थ्योरिटिकल यदि हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं या थ्योरी पूरी तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही है जो भी प्रश्न बनेगा तो वो थ्योरी के अंदर से ही बनता है। और मैं समझता हूँ कि हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो आप एक बार तैयारी ठीक से कर लीजिए। यह जो है AFO के लिए ही नहीं बल्कि जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित एग्ज़ाम है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने या बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये आपके लिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसका दाना केरियोप्सिस कहलाता है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो भी ग्रेमनी कुल की फसलें हैं उनका सभी का दाना केरियोप्सिस कहलाता है। हालांकि पुष्पक्रम अलग अलग होता है। मक्का का पौधा जल भराव के प्रति संवेदनशील है, बिल्कुल। इसके खेत में थोड़ा सा भी पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो मक्के की फसल नष्ट होने लगती है। मक्का में रात के समय अधिक तापमान रहने पर पैदावार ज़्यादा होती है, क्योंकि ये शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब इसमें प्रकाश अवधि
की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन रात लंबी होना चाहिए। अधिक पैदावार हेतु मक्के की बुआई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर? ताकि जो है सीधा प्रकाश पड़े और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से हो। फिर इसके बाद में मक्का में 10% प्रोटीन होता है, 4% वसा होता है, 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और मक्के में एक जीन पाई जाती है, मक्का में प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन को जीन के रूप में जाना जाता है। उस प्रोटीन को किस रूप में जाना जाता है? जीन के रूप में जाना जाता है। और इस जीन में ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। क्या क्या कमी पाई जाती है इसमें? इस जीन में जो है मक्का की जो प्रोटीन है उसका नाम जीन है, और इस जीन में ट्रिप्टोफैन एवं लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। विश्व क्षेत्रफल में क्रमशः यदि हम विश्व में देखें हम तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल की हम बात करें क्रम अनुसार, तो पहला जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अमेरिका में है, फिर चीन में है, फिर मैक्सिको में है, और चौथा नंबर आता है भारत का। यदि हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान है, और दूसरा स्थान किसका आता है? चीन का आता है। किसका आता है? चीन का आता है। और फिर एक लास्ट का जो पॉइंट बचता है वो क्या है? मक्का एक लिंगाश्रयी पौधा है, यानी मोनोसियस पौधा है, जिसमें नर और मादा पुष्प दोनों अलग अलग होते हैं। यदि नर एवं मादा पुष्प एक ही पुष्प में यदि दोनों अलग अलग स्थान में होते हैं तो ऐसे पौधे को क्या कहा जाता? ऐसे पौधों में जो पुष्प पाए जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? द्विलिंगाश्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विलिंगाश्री, जिसे मोनोसियस कहा जाता है। मैंने गलती से एक लिंगाश्री बोल दिया था, इसलिए माफ़ी चाहूँगा। अब C4 पौधे हम देखें हमारे थोड़े नॉलेज के लिए, तो C4 पौधे तो मक्का तो आता ही है, साथ में गन्ना है, स्विच ग्रास है, ज्वार है, बाजरा है और चौलाई। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें कार्बन की संख्या 4 पाई जाती है, और इनके अलावा जो भी फसल आती है उनमें कार्बन की संख्या 3 होती है, इसलिए उन्हें C3 प्लांट कहा जाता है। हालांकि मैं समझता हूँ कि मेरी जानकारी आपको बहुत पसंद आ रही होगी, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर का नए अपडेट प्रतिदिन मिलते रहने वाला है। अगली जानकारी क्या है? एक ही पौधों पर अलग अलग जगह पाए जाते हैं, यानी कि द्विलिंगाश्री ऐसे पौधों को कहा जाता है जिनके पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं। जैसे मक्के हम देखते हैं तो नर भाग ऊपर होता है और मादा भाग नीचे होता है। फिर इसके बाद आगे क्या दिया है? मक्का पर परागित एवं प्रोटोएंड्री फसल है। अब प्रोटोएंड्री फसल क्यों है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ, और बाजरा भी एक क्या है? प्रोटोएंड्री फसल है। इसके नर पुष्प पहले आते हैं, मक्के में नर पुष्प पहले आते हैं, और नर पुष्प को टेसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेसल कहा जाता है। और यदि हम संकरण करते हैं यानी क्रॉस करा के नए वैरायटी तैयार करते हैं तो हमें टेसल हटाना पड़ता है ताकि पर परागण की क्रिया रुक जाए। और टेसल हटाने की जो क्रिया है क्या कहलाती है? डीटेसलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डीटेसलिंग कहलाती है। अब इसके बाद में दिया है मक्का में मादा पुष्प क्रम को सिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्के में मादा पुष्प क्रम को सिल्क कहते हैं, तथा पौधे पर मादा पुष्प क्रम हटाने को सिल्किंग कहते हैं। यहाँ पर आने लिखा है, हटाना है। ये क्या है? हटाना। जैसे हम नर में यदि हम नर भाग को हटाते हैं तो उसे डीटेसलिंग कहते हैं, और यदि मादा भाग हटाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डीसिल्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डीसिल्किंग कहते हैं। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, हमने अच्छे से समझ लिया उसको। और हाँ, एक और इसमें दिया है कि मादा में, एक कहने का मतलब ये भी है कि मक्का में मादा पुष्प को सिल्क कहते हैं तथा पौधों पर मादा पुष्प आने को सिल्किंग कहा जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है।
संकर मक्का के बीज बनाते समय, संकर मक्का के बीज बनाते समय पौधे से नर पुष्प यानी परागकण हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? एमस्कुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमस्कुलेशन कहा जाता है। अब एमस्कुलेशन क्यों किया जाता है? ताकि जो है परागकण की क्रिया रोककर मन चाहे परागकण को वहां पहुंचाना। आगे क्या दिया है अब हमारे सामने? मक्का व ज्वार के तने में शर्करा अधिक होने से, बिल्कुल सही, मक्का एवं ज्वार के तने में शर्करा अधिक होने से साइलेज के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। ये साइलेज के लिए सबसे उपयुक्त फसल इसलिए मानी जाती है क्योंकि इनके तने में शर्करा की मात्रा अधिक होती है और वो शर्करा की मात्रा जो है चारे संरक्षण में मदद करती है। लगातार अधिक समय तक केवल मक्का खाने से मनुष्य में एक बीमारी होती है और उसका नाम क्या है? पेलाग्रा। और इसको क्या कहते हैं? गंजापन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? गंजापन। गंजापन यानी बालों का झड़ना। अब मक्के का जो जंगली जीन है, जो पैतृक है, जो जंगली जीन है, उसका नाम क्या है? टोइसिनेट। क्या है? उसका नाम है टोइसिनेट। ये नज़दीकी जंगली पूर्वज पौधा माना जाता है और भारत में रबी मक्का बिहार एवं राजस्थान में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कहाँ पर होता है? बांसवाड़ा जिले में मुख्यतः उगाई जाती है। तो ये हमने अभी जनरल जानकारी मक्के के बारे में देखी। अब मक्के के बारे में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं और वो क्या है? गुणों के आधार पर, यानी मक्का के दाने की बनावट के आधार पर मक्का को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 7 वर्गों में। अब वो 7 वर्गों में जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया हम बहुत अच्छे से समझते हैं और यहाँ से प्रश्न आता है, आपको ये बात विशेष ध्यान रखना है। तो गुणों के आधार पर हम देखने वाले हैं अभी वर्गीकरण। तो पहला क्या है? जियामेज इंडुरेटा। सबसे पहले वैज्ञानिक नाम दिया रहेगा और इसके बाद उनकी विशेषता दी रहेगी। तो सबसे पहले क्या दिया? जियामेज इंडुरेटा। तो जियामेज इंडुरेटा इसे फिलंट कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फिलंट कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है और यह इसका क्षेत्रफल भारत में सर्वाधिक है। जियामेज इंडुरेटा और इसे फिलंट कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है और सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल कहाँ पर है? भारत में। अब बात आती है कि प्रश्न कैसे आएगा? यदि यहाँ से प्रश्न आया तो कैसे आएगा? तो यहाँ से प्रश्न आएगा तो मैंने ज़्यादातर पेपरों में देखा हूँ, यहाँ से जो प्रश्न आता है वो इस तरह से आता है कि फिलंट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम बताओ क्या है। तो फिलंट कॉर्न का जो वैज्ञानिक नाम है जियामेज इंडुरेटा। क्या है? जियामेज इंडुरेटा। जियामेज इंडुरेटा। कभी कभी पूछ लेता है कि जियामेज इंडुरेटा का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? भारत में। तो कुछ इस तरह से प्रश्न बनते हैं। फिर अगला क्या है? जियामेज इंडेंटा। क्या दिया है? जियामेज इंडेंटा। तो जियामेज इंडेंटा को डेंट कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डेंट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। अब इसे डेंट कॉर्न क्यों कहा जाता है? इसे डेंट कॉर्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दांत की तरह कठोर होता है। कैसा होता है? दांत की तरह कठोर होता है और इसकी खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर होती है इसकी खेती सबसे ज़्यादा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो निश्चित ही आप ये छोटी छोटी जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पर बनते हैं तो आप ये छोटी छोटी लाइनों को याद रखिए। यदि आप ये लाइन यदि कंप्लीट कर लेते हो तो आपसे कभी भी पेपर में गलती नहीं होने वाली है और आपको जो है फुल टू फुल मार्क मिलने वाले हैं। अब दिया है जियामेज सैकेराटा। क्या दिया है? जियामेज सैकेराटा। अब नाम से ही पता चल रहा है ये मीठा होगा शक्कर जैसे ही, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जियामेज सैकेराटा। जियामेज सैकेराटा। और इसका दूसरा नाम क्या है? स्वीट कॉर्न, जो गर्मी में निकलता है और हम बहुत अच्छे से उसको जो है बॉईल करके खाते हैं। बॉईल करके हम बहुत अच्छे से खाते हैं और कुछ लोग भूंज कर भी खाते हैं। तो यह मक्का डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त तो है। यह मक्का अन्य के अपेक्षा मीठी होती है, इसलिए इसके भुट्टे को पकने से पूर्व तोड़कर सेंक कर खाया जाता है। इसकी कुछ किस्में हैं जो 2 बड़ी फेमस है, उसका नाम है प्रिया एवं माधुरी। ये 2 किस्में इसकी बहुत ज़्यादा फेमस है और इसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है किसके लिए? स्वीट कॉर्न के
रूप में। अब अगला क्या दिया चौथा, जियामेज एवर्टा। क्या दिया है, जियामेज एवर्टा। अब जियामेज एवर्टा इसे पॉपकॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, यदि सही मायने में देखा जाए तो इसे पॉपकॉर्न के नाम से जाना जाता है। अब इसकी क्या विशेषता है, इसके दाने को 170 सेल्सियस पर गर्म करने पर दाने फूट कर फूल जाते हैं, और ये फूट कर फूल जाते हैं, इसलिए खाने में मज़ा आता है। और इसको किस नाम से भी जाना जाता है, यह है कॉर्नफ्लेक्स, पॉपकॉर्न, चिप्स आदि के बनाने के काम आता है। इससे क्या बनता है, कॉर्नफ्लेक्स बनता है, पॉपकॉर्न बनता है, चिप्स आदि, ये ऐसे खाद्य प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। बहुत ही अच्छी फेमस वैरायटी है ये। अब अगली जाति क्या है हमारे सामने, तो एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए, जब भी हमारी क्लास होती है तो आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि मेरी क्लास आपको कैसी लगती है, क्या मैं आपको ठीक से समझा पाता हूँ। थोड़ी सी भी कमी रहती हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि जो है मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, ये इस बात में मैं पूरा ध्यान देता हूँ। तो चलिए, जियामेज इमाइलिसिया, क्या दिया है, जियामेज इमाइलिसिया। अब इसका दाना कैसा होता है, मुलायम होता है। इसका दाना कैसा होता है, मुलायम होता है। और इसके दाना मुलायम होने के कारण इसका उपयोग किस लिए होता है, मुलायम होने के कारण इसका आटा बनाने के लिए काम आता है। किसके लिए आता है, आटा, जिसको हम अभी रोटी के रूप में बहुत अच्छे से खाते हैं। इसे फ्लोर मेज या सॉफ्ट कॉर्न भी कहते हैं। जियामेज इमाइलिसिया का उपयोग आटा बनाने के काम आता है, इसीलिए इसको दूसरा नाम क्या है, फ्लोर मेज या सॉफ्ट कॉर्न भी कहते हैं। अब नंबर आता है छठवा, जिसका क्या नाम है, जियामेज ट्यूनिकाटा। क्या दिया है, जियामेज ट्यूनिकाटा। अब जियामेज ट्यूनिकाटा की क्या विशेषता है, जियामेज ट्यूनिकाटा इसे पॉड कॉर्न भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पॉड कॉर्न भी कहते हैं। यह मक्का की प्राचीनतम किस्म है। अब यहाँ से यदि जियामेज ट्यूनिकाटा से कभी प्रश्न आता है तो क्या पूछता है कि मक्के की सबसे प्राचीनतम किस्म का वैज्ञानिक नाम बताओ, ऐसा करके प्रश्न बनता है। शायद ये जो है एक बार प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में आया भी था। यह मक्का की सबसे प्राचीन किस्म है। इसका दाना व भुट्टा छिलके से ढका रहता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोस्टली प्रश्न क्या बनता है, मोस्टली यही बनता है कि मक्के की सबसे प्राचीनतम किस्म कौन सी है, तो जियामेज ट्यूनिकाटा। अब आता है लास्ट, जियामेज जियामेज सेरेटिना। ये सातवां जो है, ये हम अभी क्या देख रहे हैं, गुणों के आधार पर मक्के का वर्गीकरण। तो ये सातवां जो है, गुण के आधार पर हमने देखने वाले हैं सातवीं वैरायटी की क्या विशेषता है। इसे बैक्सी कॉर्न भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बैक्सी कॉर्न भी कहते हैं। इसमें स्टार्च की मात्रा टेपियोका के समान होती है। किसके समान होती है, टेपियोका। और टेपियोका से क्या बनता है, साबुदाना, सागू। अतः यह स्टार्च उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यदि हम सीधे तौर पे हम यदि देखें तो स्टार्च के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, जियामेज सेरेटिना। तो बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी की जानकारी हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। हालांकि ये क्लास आपके एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए। और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो ऐसे एग्रीकल्चर के नए नए अपडेट के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की जानकारी हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं।